हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। Fundamental goal of the finance manager is to maximize shareholders' wealth. This can be done if the firm selects those projects that maximize the company's value. The selection process involves a detailed analysis of every project on every aspect. International project involves more factors to be analyzed as compared to the domestic projects. So ये जो fundamental goal है financial manager का वो है maximize करना shareholders को, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स है वो अपनी जो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने कंपनीज के वैल्यूज़ को, गुडविल को और प्रॉफिट्स को। जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है डिटेल एनालिसिस हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक एस्पेक्ट्स में। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है बहुत सारे फैक्टर जो भी एनालाइज्ड एनालिसिस के कंपैरिजन के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट को हम एनालाइज करते हैं और अप्रेज करते हैं। इश्यूज टू बी एनालाइज फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल हम करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे आते हैं। सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज, देन उसके रेमिटेंसेस, देन टैक्सेशन, प्रोजेक्ट वर्सेस पैरेंट कैश फ्लो, एडजस्टमेंट फॉर रिस्क, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ब्लॉक फंड्स, इन्फ्लेशन, अनसर्टन सैलवेज वैल्यू। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इश्यूज है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, रिस्क दैट द करेंसी विल अप्रिशिएट और depreciate over a period of time. It help in understanding the cash flows generated by the project over its life cycle. To make the estimates, the manager should estimate the inflation rate in host country to the cash flow in terms of local currency, adjust the cash flows for inflation, convert the cash flows into parent country's currency according to the expected depreciation or appreciation rate calculated on the basis of PPP. So रिस्क जो है करेंसी का वो हमेशा अप्रिशिएट होता रहा है या फिर डेप्रिशिएट होता रहा है, दोनों में से कुछ ना कुछ होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये अंडरस्टैंडिंग जो है कैश फ्लो का वो जनरेट करता है प्रोजेक्ट्स ओवर इट्स लाइफ साइकिल। आप कुछ एस्टिमेट्स करने पड़ता है मैनेजर्स को, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होगा हमारे होस्ट कंट्री में, कैश फ्लो जो है वो लोकल करेंसी के टर्म्स में कितना होगा, कैश फ्लो जो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, हमें कैश फ्लो को कन्वर्ट करना है इनटू पेरेंट कंट्रीज करेंसी, जो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन रेट जो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी होगा। रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है अलग अलग वैरायटी को इम्पोज करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स को, डेप्रिसिएशन और अदर फीस को, जो हमारे पेरेंट कंपनी को एक्रू करते हैं हम। नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो इंक्लूड होता है, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन होता है, पेरेंट्स कंपनी इनको जो भी लीगली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है वो कर सकती है। और बहुत सारे टेक्निक्स है जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाती है, करटेल करती है, जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ओवरहेड पेमेंट एक्सेट्रा। और कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कंट्रीब्यूशन में, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स के वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओनली जो इनकम है वो हम रेमिटेड कर सकते हैं बाय लॉ इन द होस्ट कंट्री, जो भी इनकम होता है वही हम रेमिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर जो है बहुत सारे इनकम्स को इंक्लूड कर सकता है, कंजर्वेटिव एस्टिमेशन कर सकता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजर के हिसाब से वो इंक्लूड करके पैसे रेमिटेबल होते हैं बाय द लॉ इन द होस्ट कंट्री, जो भी होस्ट कंट्री है उसके हिसाब से। कुछ टैक्स इश्यूज होता है फॉर अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ओनली कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आर रिलेवेंट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं टू टैक्सिंग jurisdiction में, और देयर एग्जिस्ट द डिफरेंस इन डिविडेंड मैनेजमेंट फीस, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। To calculate the actual after-tax cash flow, the higher tax rates are used. This shows a conservative scenario that if the project is acceptable under this condition, then it will be necessary acceptable under more favorable tax scenario. तो बहुत सारे projects को evaluate करना पड़ता है, उनके cash flows को, और आफ्टर टैक्स को जो भी रिलेवेंट कंसर्न है वो ध्यान में देना पड़ता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में दो टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट होते हैं, और वो डिफ़र करते हैं उनके डिविडेंड मैनेजमेंट फ़ीस में, रॉयल्टीज़ में और अलग अलग इनकम्स और एक्सपेंडिचर में। अब जब टोटल एक्चुअल आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें हायर टैक्स रेट का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज ये एस्टिमेटेड है। और कंजर्वेटिव सिनेरियो जब हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल होता है कुछ कंडीशंस में, और ये कंडीशंस जो है नेसेसरी है कि एक्सेप्टेबल हो और यहाँ पर टैक्स फेवरेबल सिनेरियो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। प्रोजेक्ट वर्सेस पेरेंट कैश फ्लो।
Substantial differences can exist between the projects and parent cash flow because of tax regulations and exchange control. Also, expenses such as management fees and royalties are returned to the parent company. The project evaluation should be done on the basis of its own cash flows accruing to the parent company both. सो सब्सटैंशियल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्रोजेक्ट और पेरेंट कैश फ्लो में, बिकॉज जो टैक्स रेगुलेशन है, टैक्स एक्सचेंज कंट्रोल है, वो हमें यहाँ पे दिखता है, और जो भी एक्सपेंसेस है सच एज मैनेजमेंट फीस, रॉयल्टीज़, वो रिटर्न हम करते हैं पेरेंट कंपनी को। और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो है वो कुछ बेसिस पे हम लोग करते हैं, जैसे कि ओन कैश फ्लोज कितने हैं, कैश फ्लो जो एक्रू होता है वो पेरेंट कंपनी को कितना देना है, या फिर हमें दोनों जो है वो पेरेंट कंपनी को कितना देना है, बेसिस ऑफ इट्स ओन कैश फ्लो। अगर जब सब्सिडरीज का ओन कैश फ्लो होगा तो हमें क्या करना है, सो द प्रोजेक्ट मस्ट बी एबल टू compete successfully with other domestic firms and also earn a rate of return in excess of its locally based competitor. If not, then it is better for parent company to invest in the equity government bonds of local firms. जो प्रोजेक्ट जो है वो compete करता है सक्सेसफुली डोमेस्टिक फर्म्स में, और बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अर्न करता है एक्सेस लोकली बेस्ड कॉम्पिटिटर से, और बेटर पेरेंट कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उनके जो इक्विटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, वो लोकल फर्म्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकल कैश फ्लो, जिसका एडवांटेजेस है अवॉइड करते हैं हम करेंसी कन्वर्जन को, और उनको एलिमिनेट करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स में, और जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें। From the viewpoint of parent, cash flows which are actually remitted to the parent are the ultimate yardstick company performance. अब यहाँ पे जो कंपनी जो है पेरेंट कंपनी, उनके व्यू पॉइंट से एक्चुअली जो रिमिटेड होता है पेरेंट को, वो अल्टीमेट यार्डस्टिक है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और ये डिटरमाइन करता है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी जो प्रोजेक्ट का है वो कितना है। और कैश फ्लो इंक्लूड करता है बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि फीस हो गया, रॉयल्टीज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गए, लोन्स हो गए, जो पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को दिए थे। अब फाइनेंशियल एनालिसिस जो है प्रोजेक्ट का, उसमें कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोजेक्ट कैश फ्लो जो है कंप्यूट होता है, एनालाइज होता है सब्सिडरी के व्यू पॉइंट से, और वो कंसिडर करते हैं कि सेपरेट एंटिटी है दोनों। और सेकेंड स्टेज में ये इवेलुएट करते हैं कि जो प्रॉफिट आया ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लो, जो भी ट्रांसफरेबल है वो पेरेंट कंपनी को ट्रांसफरेबल है। और थर्ड स्टेज में हम ये व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं कि जो पेरेंट है वो इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट बेनिफिट कॉस्ट फ्रॉम टैक्स कंपनी एज अ होल, जो हम एट्रीब्यूटेबल है टू द फॉरेन प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन। फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जब बात करें तो वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विच विल बी डिटरमाइंड बाय द मैनर इन विच इट इज़ फाइनेंस्ड। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो प्रमोट करती है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बिलो द मार्केट रेट्स, और यहाँ पे सब्सिडाइज फाइनेंसिंग होता है। हम डिटरमाइन करते हैं कि सब्सिडाइजिंग फाइनेंसिंग जो है वो सेपरेबल है और वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जब सब्सिडाइज फाइनेंसिंग होता है तो वो इंसेपरेबल वैल्यू दिखाता है, और लोन शुड बी एडेड टू दैट ऑफ द प्रोजेक्ट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसमें हम लोन का इस्तेमाल करते हैं और लोन ऐड करते हैं। अगर सेपरेबल है तो देयर इज़ नो नीड टू एलोकेट द वैल्यू ऑफ लोन ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे लोन का वैल्यू हमें अप्लाई नहीं करना है। ब्लॉक फंड्स आर दी cash flows generated by a foreign project that cannot be immediately transferred to the parent usually because जो exchange है वो कंट्रोल होता है, इम्पोज होता है गवर्नमेंट को, और जो कंट्री है वहाँ पे हम फंड्स जो है हेल्ड करते हैं। कुछ कंट्रीज जो है उनके यहाँ पे रिक्वायर्ड अर्निंग जनरेट होती है, और सब्सिडरी जो है री इन्वेस्ट करता है लोकली एटलीस्ट कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो रिमिट करे पेरेंट कंपनी को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले। और ब्लॉक फंड हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज देती है, जैसे कि प्रोजेक्ट वैल्यू जो है वो पेरेंट और लोकल पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, और ये पॉसिबल है जो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट होता है डिसीजन जो प्रोजेक्ट का, उसके बेसिस पे हम ये पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब है कि जो रेट्स है मार्केट में वो बढ़ जाते हैं, महंगाई है। सो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के दोनों के कैश फ्लो में होता है। वोलेटिलिटी है, ईयर टू ईयर ही चेंज होते रहता है। कभी कभी इन्फ्लेशन जो है इनएक्यूरेट फोरकास्ट भी मिलता है हमें कंट्रीज से, बिकॉज कभी कभी काया पलट हो जाता है, कभी ज़्यादा मिले प्राइस तो कभी
आउटकम कुछ अनसर्टेन सैलवेज है. सैलवेज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. सैलवेज का मतलब है लिक्विडेशन. जब सैलवेज वैल्यू इस अनसर्टेन रहता है और कैश फ्लो जो है एक्यूरेट नहीं रहता, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को कुछ वेरियस पॉसिबल आउटकम को कैलकुलेट करना पड़ता है और सैलवेज वैल्यू और एस्टिमेट करना पड़ता है एनपीवी बेस्ड पॉसिबल आउटकम कितना है और फिजिबिलिटी क्या है इस प्रोजेक्ट का, और इस पर जो डिपेंडेंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू वो कितना है. कैश फ्लो वर्सेस डिस्काउंट रेट एडजस्टमेंट बहुत ही अलग इंपॉर्टेंट डायमेंशन है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड. अब जहाँ पे जो एडजस्ट कैश फ्लो होता है वो डिस्काउंट रेट के हिसाब से होता है और जो एडिशनल रिस्क है वो अराइज करता है फॉरेन लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ट्रेडिशनली MNCs have adjusted the discount rate by moving it upward for the riskier projects to reflect the political and foreign exchange rate. Adjusting the discount rate is quite a popular method with MNCs mainly because of its simplicity. The rule that the required rate of return of a project should be in accordance with the degree of risk which is to be exposed. However, combining all risk into single discount rate has several ड्रॉबैक्स. तो एडजस्टिंग करना होता है हमें डिस्काउंट रेट्स को और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है MNCs में बिकॉज सिंप्लिसिटी है और रूल जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है और डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो एक्सपोज होता है. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ TYBMS फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो सिलेबस कंप्लीट हुआ ऐसे आखिरी वीडियो में मैं डिक्लेयर करता हूँ. अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए. जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट टाइम एंड ग्रेट एकेडमिक ईयर अहेड.